हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरंजय कुमार गौरव और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रेफ्रिजरेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर वन। न्यूमेरिकल नंबर वन में क्या है? अ सर्टेन मशीन वर्क्स ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल between temperature limits of -10 degrees Celsius and 37 degrees Celsius. Find its COP when working as a heat engine, a heat pump, a refrigerator. Then friend start with what is given in the numerical. In the numerical, here is given T2 lower temperature. T2 there is -10 plus 273, that is 263 Kelvin. And there is T1. There is T1 is equal to 273 plus 37, that equal to 310 Kelvin. Here is given T1 and T2. Then we have to find COP for heat engine. Then we know that heat engine device which take heat from a hot sources and transfer heat to a low source sink and give work as a आउटपुट। तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई टेम्परेचर से क्या होता है, हीट को लेता है और लो टेम्परेचर को हीट क्या करता है, बाहर देता है और वर्क आउटपुट देता है। तो हम यहाँ पे एक डिवाइस बनाए हैं। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एक अपना बनाए हैं। यहाँ पे एक हीट इंजन है। यहाँ पे एक कुछ क्या हीट ले रहा है यहाँ पे, और यहाँ से 310 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर क्या रहा है, हीट को ले रहा है और 263 डिग्री से केल्विन पर क्या कर रहा है, हीट को बाहर भेज रहा है और डब्लू वर्क आउटपुट दे रहा है। तो हम यहाँ पे इसका जब COP निकालेंगे हीट इंजन का, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा COP T1 माइनस T2। इसका COP हो जाएगा T1 माइनस T2 अपान T1। तो ये निकालेंगे इसका तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 310 माइनस 263 अपान 310 इक्वल टू हो जाएगा 0.15। ये हमारा वैल्यू किसका हो जाएगा, COP ऑफ हीट इंजन का आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे COP ऑफ हीट पंप निकालेंगे। तो हीट पंप क्या होता है, हीट पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जो जो एक टेम्परेचर लिमिट पे काम करता है, जो वर्क इनपुट लेता है और किसी स्थान पर हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हीट पंप का कार्य होता है किसी भी स्थान पर हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखना, अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर मेंटेन रखना हीट पंप का कार्य होता है। तो यहाँ पे हम यानी कि हमें रिक्वायरमेंट जो होती है T1 की, यानी कि T1 हमेशा क्या होता है, T1 ग्रेटर देन होता है T2 से। तो T1 में क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि COP क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट अपान वर्क डन होता है। तो हमें डिजायर्ड क्या है, T1 है, और वर्क डन हमारा क्या होता है, T1 माइनस T2। तो हमें डिजायर्ड क्या है, T1। तो हमारा हीट पंप क्या हो जाएगा, T1 अपान T1 माइनस T2। तो COP ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगा, T1 अपान T1 माइनस T2। तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो 310 अपान 310 माइनस 263। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 659 हमारा क्या आ जाएगा, COP ऑफ हीट पंप हो जाएगा। अब हमें निकालना होगा रेफ्रिजरेटर के लिए। तो हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। एक हमारा फार्मूला होता है कि हम निकाल सकते हैं हीट पंप का रेफ्रिजरेटर के लिए COP निकाल सकते हैं कि T2 अपान T1 माइनस T2 से, या तो एक हमारे पास फार्मूला होता है
ये फार्मूला हमारे पास होता है कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने दोनों तरीका यहाँ पे यूज किया है। पहला हमने तरीका यूज किया है कि रेफ्रिजरेटर के लिए यूज किया फार्मूला कि T2/T1 माइनस T2, और यहाँ से हमारा हो जाएगा T2 का वैल्यू हमारा कितना है 263, और T1 का वैल्यू कितना है 310। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 5.59। यह हम दो फार्मूला लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा COP ऑफ हीट पंप माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.59 माइनस 1 इज इक्वल टू 5.59 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल है। A reverse Carnot cycle is used for heating and cooling purpose if the work supplied is 19.5 kilowatt and COP is 4.6 for cooling. Find T2/T1. Second, the refrigerating effect in terms of refrigeration. Third, COP for heating. तो चलिए फाइंड करते हैं क्या क्या निकालना हमको है। पहला निकालना है T2/T1 यानी कि लो टेम्परेचर अपन हाई टेम्परेचर का रेशियो, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टन में निकालना है, और COP फॉर हीटिंग निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्या क्या दिया पहले। तो हमारे पास दिया है, क्वेश्चन दिया गया है, वर्क सप्लाइड दिया गया है 19.5 किलोवाट दिया गया है, और COP फॉर कूलिंग कितना दिया गया है 4.6 दिया गया है। इसके बाद हमारा T2/T1 हमको क्या करेंगे निकालना है। तो T2 इज लेस देन T1, ये हमें पता है। तो हम निकालना है COP ऑफ कूलिंग। हम जानते हैं क्या होता है, COP ऑफ कूलिंग होता है T2/T1 माइनस T2, यानी कि ये हमें होता है रेफ्रिजरेशन के लिए होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा COP ऑफ कूलिंग हो जाएगा T2/T1 माइनस T2, और 1/COP ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू T1 माइनस T2/T1, T1 माइनस T2/T2 हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी, या इसको सिर्फ फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी COP 1/COP ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू T1/T2 माइनस 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन फिर हमारे पास आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/4.6 इज इक्वल टू T1/T2 माइनस 1। 1/4.6 सॉल्व करेंगे यहाँ पर हमारे पास आएगा T1/T2 की वैल्यू हो जाएगी 1.21। अब हमें निकालना क्या है, T2/T1 निकालना है। तो हमारे पास सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 0.826 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है। तो हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालने के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा, COP। तो COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो COP हमारे पास दिया गया है 4.6, हमें वर्क डन भी दिया गया है 19.6 दिया गया है। यानी कि हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, COP दिया गया है 4.6, और वर्क भी दिया गया है 19.5। तो हमें निकालना क्या है, आर यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देख निकालना है। तो फाइंड करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 89.5 किलो जूल पर सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा किस में आ जाएगा 89.5 नहीं आएगा, 89 पॉइंट कितना आएगा 89.7 आएगा।
89.7 आएगा, 89.7। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3600 से, तो हमारा आ जाएगा 322920 किलो जूल पर आवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे, इसको टन में निकालना है, हमें टन रेफ्रिजरेशन निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टन रेफ्रिजरेशन निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा, तो आर यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा 89.7 इंटू 3600 अपॉन 40,000। हम जानते हैं 1 TR इक्वल टू क्या होता है, 40,000 किलो जूल पर आवर। यानी 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है, 14,000 किलो जूल पर आवर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टन रेफ्रिजरेशन निकालेंगे। यानी हमारे पास टोटल कितना था, यानी कि हमारे पास टोटल एनर्जी की मात्रा कितनी थी, हमारे पास टोटल एनर्जी की मात्रा थी 89 पॉइंट, यानी कि 89.7 इंटू 3600 के बराबर। और यानी कि टोटल कितने, 1 टन रेफ्रिजरेशन में कितना हमारा होता है, 14,000 किलो जूल पर आवर। यानी 1 आवर में हमारा 14,000 होता है। तो कितने टन हमारे पास टोटल आएंगे, 23.794 टन रेफ्रिजरेशन हमारे पास, यानी कि इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे COP फॉर हीटिंग। तो COP फॉर हीटिंग कैसे होगा, निकलेगा, तो COP ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो हम जानते हैं COP ऑफ हीटिंग निकालने के लिए, तो इसको निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। हम लोग अब एक तरीका जानते हैं कि COP ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ कूलिंग। या हमारे पास दूसरा तरीका यहाँ पे है, यहाँ पे AC डायरेक्ट निकाल सकते हैं, T1 अपॉन T1 माइनस T2 यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.826, इसका वैल्यू आ जाएगा 5.74। ये आ जाएगा हमारा COP की वैल्यू हो जाएगी हीटिंग के लिए। इसके बाद इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल है, द कैपेसिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 460 टन्स when working between -10 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Find out the mass of ice produced within 24 hours when water is supplied at 25 degrees Celsius. Also find out the minimum power required. Assume the machine working on Carnot cycle. Take latent heat of ice as 335 kilojoule per kg. दिया गया है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी दी गई है रेफ्रिजरेटिंग मशीन की कैपेसिटी दी गई है 460 टन दी गई है। और T2 की वैल्यू कितना दी गई है, यानी कि 273 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना हो जाएगा 263 केल्विन दी गई है। इसके बाद T1 की वैल्यू कितनी दी गई है, T1 की वैल्यू दी गई है 273 प्लस 25 इक्वल टू 298 केल्विन। और वाटर का टेम्परेचर कितना दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सप्लाई किया जा रहा है। मास ऑफ आइस प्रोड्यूस कितना है वो हमें फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस एट
0 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 किलोग्राम वाटर से कितनी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी कि वह आइस बनेगा, तो कितनी मात्रा में निकलेगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर से कितनी मात्रा में हीट बाहर निकलेगी कि वह आइस बनेगा, तो कितनी मात्रा में निकलेगी, ये बराबर होगा 1 × CP W × 25 - 0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, तापमान पानी का जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला, टेम्परेचर डाउन होता है तो वाटर का, तो फार्मूला जानते हैं mCpW T2 - T1 होता है। T2 - T1, T2 वैल्यू दिया है 25 और T1 की वैल्यू कितना दिया है 0, और m की वैल्यू कितनी दी गई 1। CpW को हम जानते हैं वाटर के लिए कितना होता है 4.18, और इसके बाद प्लस क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है 335 किलो जूल पर kg। तो टोटल कितनी हीट हो जाएगी 1 किलोग्राम के लिए, 1 किलोग्राम यानी के लिए हीट कितनी बाहर निकलेगी 335 प्लस 1 × 4.18 × 25, तो टोटल हीट कितनी बाहर निकलेगी 439, यानी कितनी हीट बाहर निकलेगी 1 × 4.18 × 25 प्लस 335, यानी टोटल कितनी निकलेगी 439.5 किलो जूल पर kg। इतनी अमाउंट में क्या होगी हीट बाहर निकलेगी, हीट यानी कि आइस बनाने के लिए। कैपेसिटी ऑफ प्लांट, कैपेसिटी ऑफ प्लांट कितना है, तो यानी 460 टन क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक टन रेफ्रिजरेशन कितने बराबर होता है 14,000 किलो जूल पर आवर के बराबर होता है। तो 460 टन के लिए कितना हो जाएगा 460 वो 14,000, कितना हो जाएगा 460 हो गए 14,000 हो जाएगा। तो 24 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 24 घंटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम भूल गए हैं, यहाँ पे हो जाएगा, इसी को हम आगे कर लेते हैं 460 गुणे 14,000 गुणे 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद 24 घंटा में निकालने लगेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर हमें 435 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर 439.5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 351.67 टन कैपेसिटी आ जाएगी आइस की, यानी 24 आवर में 351.67, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा कैपेसिटी 351.67 टन कैपेसिटी 24 आवर। में इतना प्रोड्यूस होगा। अब हमें निकालना है पावर, पावर रिक्वायर्ड कितना होगा, पावर रिक्वायर्ड के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा COP, तो COP निकलेगा फ्रिज के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए कैसे निकलेगा COP हो जाएगा T2/T1 - T2, तो T2 वैल्यू 263 हो जाएगा और T1 वैल्यू 298 - 263, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा 7.51। अब यहाँ से हम जानते हैं, और एक फार्मूला और होता है COP का, कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन।
तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हम निकाल लेते हैं, यानी 460 टन है टोटल, और 1 टन के लिए ऊर्जा कितनी व्यय होती है? 14,000 किलो जूल पर आवर होता है। और वर्क डन हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू यानी COP का वैल्यू दिया है 7.51 और इसकी वैल्यू दिया है 450 460 हो गई 14,000 अपॉन डब्लू। तो डब्लू की वैल्यू आ जाएगी 460 हो गई 14,000 बटे 7.51। तो इसके डिवाइड करके आएगा हमारा वैल्यू 85753.3 किलो जूल पर आवर। और अगर हम इसको निकालना चाहें किलो जूल पर सेकेंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3600 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 857.523.3 अपॉन 3600 इक्वल टू 238.20 किलो जूल पर सेकेंड या 238.2 किलो वाट। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।